नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। भौतिक विज्ञान के पिछले वीडियो में आप लोग गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ चुके थे, उसका स्टेटमेंट पढ़ चुके थे और उसके बारे में आपने ये पढ़ा था कि गॉस के प्रमेय में जो उसका आपने स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसमें ये बताया गया था आपको कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात आपने पढ़ा था कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये फाई ई अपान क्यू अपान एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, अर्थात हमें इसका डेरिवेशन देखना है, ठीक है। तो आज हम इसके उत्पत्ति या इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। बंद पृष्ठ के लिए है गॉस की प्रमेय, तो एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी अनियमित बंद पृष्ठ है ये, ठीक। इसके भीतर मान लेते हैं कि एक बिंदु O है कहीं पे और इस बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है, ठीक। तो हमें ये निकालना है कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। हम मान लेते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमको क्या निकालना है, इस पूरे के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले से एक छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। इस पृष्ठ पर स्थित एक छोटे से लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और जब हमें लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा तो हम पूरे को क्या करेंगे, हम उस फ्लक्स को इस पूरे पे समाकलित कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम मान लेते हैं कि इस क्षेत्रफल के पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P है, ठीक है, और बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव dA ले लेते हैं। ये लघु अवयव जो है ये dA, इस क्षेत्रफल का मान क्या है, dA, ठीक है। तो अब इसी dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं और इतना निकालने के बाद उसको हम समाकलित कर देंगे, ठीक। तो O को P से मिलाइए, मान लेते हैं ये दूरी R है, ठीक है, O से P तक की दूरी R है। हम ये मान लेते हैं इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कैपिटल E मान लेते हैं। तो इसकी दिशा क्या होगी भाई, धनात्मक आवेश है तो इसी रेखा के सीध में बाहर की तरफ होगी, तो ये वेक्टर E की दिशा है मान लीजिए। बात समझ में आई? और हम ये मान लेते हैं कि ये जो लघु अवयव है, इस लघु अवयव पर खींचे गए लंब की दिशा ये है, D है, ये वेक्टर DA है, अर्थात इस लघु अवयव पर खींचे गए लंब की दिशा ये है। इन दोनों के बीच का कोण हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि इस पूरे के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान फाई ई जो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पूरा क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई मतलब ये फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ये है, पी क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, इसके बराबर होगा कि नहीं? बात समझ में आई? तो यहां से ये हो गया। अब देखो एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर आपको बिंदु P पर क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी, देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर, यहां से एक स्टेप और यहां से सॉल्व कर लीजिए इसे, D फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E DA cos थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं, D E DA cos थीटा। बात समझ में आई? तो यहां से देखिए भाई E का मान निकालिए। E का मान क्या होगा, एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित, ये देखिए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, देखिए 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मान लेते हैं वायु में है, ठीक है, वायु में है, ये सब कुछ माध्यम वायु है, Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब E का ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो यहां से देखिए यहाँ पे आप रख दीजिए मान, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी वायु में है तो के का मान 1 हो जाएगा, अपान इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो गया ई का मान, इंटू डी ए, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से देखिए अब इसको देखिए, यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू ये देखिए डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको अलग लिख लीजिए। और आपको पता है कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। डी ओमेगा क्या है, ये घन कोण है, ठीक है, इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया घन कोण है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा घन कोण। बात समझ में आई? अब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पे डी ओमेगा लिख देंगे, यहाँ पे डी ओमेगा लिख देंगे, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब देखो भाई, इतने छोटे से लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें इस पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। तो आप यहां से लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप ये निकालिए। देखिए, तो आप क्या करेंगे, इतने को इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे क्षेत्रफल पर, तो इंटीग्रेट करते हैं, देखिए भाई क्या होगा, तो यहां से डी फाई, सॉरी, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करिए, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करिए इस पूरे बंद पृष्ठ पे। तो यहाँ पे जब किसी बंद पृष्ठ पे इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे हम क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं, बंद समाकलन, ठीक है, पूरे के पूरे पृष्ठ को समाकलित कर रहे हैं, ठीक है, इस बंद पृष्ठ पर समाकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, जो चीजें कांस्टेंट होंगी उनका समाकलन नहीं होता है भाई, समाकलन तो उसका होता है जो चीज परिवर्तित हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्यू आवेश फिक्स है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 4 भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। ये डी ओमेगा क्या दर्शाता है, डिफरेंशिएशन को, परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये परिवर्तित हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर कर लेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। कहने का मतलब अब डी ओमेगा क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया घन कोण है, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या है, इस पूरे पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण। तो किसी भी पूरे बंद पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है ना। तो आप यहां से लिखिएगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से आप देखेंगे इसके यहां पे क्या रख देंगे 4 पाई, तो यहां से देखिए
इस समीकरण में डी ओमेगा का मान रख दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा का, इसका मान। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या मिल गया आपको, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यहां से सिद्ध हो गया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आई? अब यहीं पे क्या कर दिया जाए कि इस बंद पृष्ठ के भीतर कई आवेश हों, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश हों, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, तो इन सबको आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कुल आवेश का 1/ε गुना कर दीजिए। तो यहां से आप एक लाइन और लिख लेंगे, तो यहां पे लिखिएगा यदि बंद पृष्ठ के भीतर प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डॉट बहुत सारे आवेश हों, तो आवेश हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए, Q1 प्लस Q2 ये माइनस में है, और प्लस Q4 माइनस Q5, आगे जो भी है डॉट डॉट आप जितने भी हैं सबको जोड़ लीजिएगा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो अगर बहुत सारे आवेश हो तो उन सबको जोड़ के उसका 1/ε0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कुल फ्लक्स। तो ये गॉस की प्रमेय हो गई। गॉस की प्रमेय को आप डेरिवेशन देख लिए। अब उसके बाद अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक।